रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का आपका 5वां चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के 1991 के नई आर्थिक नीति पर प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के 1991 के नई आर्थिक नीति पर प्रकाश डालें। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अर्थव्यवस्था लाइसेंस, कोटा, परमिट पर आधारित था। 1991 के नई आर्थिक नीति के अंतर्गत परंपरागत यानी पुरानों नियमों के तो त्याग करके वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीति अपनाया गया। 1991 के नई आर्थिक नीति के अंतर्गत परंपरागत नियमों को त्याग करके भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? अगला आपका क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो 1991 के नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाया गया। उदारीकरण का तात्पर्य लाइसेंस, परमिट तथा कोटा जैसे अनावश्यक रुकावट से छुटकारा पाना था। ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया अभी तक। फिर कहता है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो 1991 के नई आर्थिक नीति के अंतर्गत निजीकरण का नीति अपनाया गया। निजीकरण उपकरण को अंशतः या पूर्णतः निजी सहभागिता स्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। अगला, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो 1991 के नई आर्थिक नीति के अंतर्गत वैश्वीकरण का नीति अपनाया गया। वैश्वीकरण का तात्पर्य वैसी व्यवस्था से है जिसमें पूंजी, श्रम तथा तकनीक को एक देश से दूसरे देश में निर्वाह परवाह किया जाता है। यानी ठेठ कहे के मतलब हुआ कि वैश्वीकरण हो जाने से एक देश के व्यक्ति अनेक देशों में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे नोकिया, कोको कोला, सैमसंग, टाटा इत्यादि। वैश्वीकरण के मुख्य तत्वों को लिखें। तब वैश्वीकरण के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है व्यापार का न्यूनतम अवरोध। दूसरा है पूंजी का निर्वाह प्रवाह। तीसरा है श्रम का निर्वाह प्रवाह। चौथा है तकनीक का निर्वाह प्रवाह। पांचवा है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। तो भारत के प्राचीन संस्कृत में वस्तुतः कूटंतम शब्द लिखा हुआ है, जिसमें वैश्वीकरण का तर्क छिपा हुआ है। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। पहला पॉइंट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वैश्वीकरण से भारत में विदेशी पूंजी का आगमन, निवेश होगा, जिसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। जैसे
वैश्वीकरण होगा तब भारत में विदेशी पूंजी आवेगा, तो विदेशी मुद्रा की क्या होगा, प्राप्ति होगा। दूसरा, रोजगार के संभावना में वृद्धि। तो वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन होगा, आगमन होने से जिससे रोजगार की संभावना में क्या हो जाएगा, वृद्धि यानी बढ़ेगा। जब फैक्ट्री खुलेगा तो आदमी की संख्या ज़्यादा मांग होगा, तो रोजगार यहाँ ज़्यादा आदमी को मिलेगा, तो यानी रोजगार की संभावना में क्या होगा, वृद्धि होगा। तीसरा पॉइंट रोजगार की संभावना हो गया। तीसरा पॉइंट वित्तीय संस्थान वृद्धि। वैश्वीकरण से विदेशी बैंकों का आगमन होगा, जिससे भारत में वित्तीय संस्था में वृद्धि होगी और उपभोक्ता को अधिक लाभ मिलेगा। जैसे ही भारत के विदेशी बैंक आएगा आपके कि यहाँ, तो वित्तीय संस्था में तो वृद्धि होगा, आज ज़्यादातर उपभोक्ता को अधिक लाभ मिलेगा। प्रतियोगी बाजार की स्थापना अगला पॉइंट है। वैश्वीकरण से एक क्षेत्र में कई कंपनियां का आगमन हो। जैसे वैश्वीकरण आया तो एक से अधिक कंपनियां आएगा एक क्षेत्र में, तो वहाँ से जब लेबर ज़्यादा खटेगा मजदूर, तो बाज़ार को वहाँ ज़्यादा डिमांड होगा, तो इससे बाज़ार क्या होगी, प्रतियोगी होगी। फिर नए बाज़ार में वृद्धि। वैश्वीकरण से एक से अधिक व्यक्ति एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में निर्वाह प्रवाह होगा, जिससे नए बाज़ार में वृद्धि होगी। अगला है वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों को लिखें। तो क्वेश्चन है वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों को लिखें। तो आंसर है वैश्वीकरण की स्थिति में भारत के लोगों पर व्यक्तिगत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। पहला सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण की स्थिति में आम लोगों तक आसानी से आधुनिक संसाधन उपलब्ध हुआ। फिर कहता है दूसरा नकारात्मक, कृषि उपकरण में पूंजी का अभाव हुआ। रोजगार के क्षेत्र में लोगों को शुभ अवसर मिला। जैसे रोजगार के क्षेत्र में लोगों को क्या मिला, शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो इधर है गरीब लोगों द्वारा नहीं खरीदे जाने के कारण उत्पन्न क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ा। जो मने उत्पादन हुआ, जो गरीब आदमी नहीं खरीदा, तो इसका सबसे खराब प्रभाव इस पर पड़ा, यानी बुरा प्रभाव पड़ा। तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण से मशीनीकरण युग का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में मनुष्य को तकनीक से काम करना आसान हुआ। फिर यहाँ उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो जाने से मजदूरी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। तो बिहार में वैश्वीकरण होने के का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है, दोनों उत्पन्न हो सकता है। तो पहला सकारात्मक निर्यात। वैश्वीकरण होने से बिहार के गुणयुक्त पदार्थ है, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची, दुर्गा का मालदा आम का निर्यात में वृद्धि होगा। तो रोजगार में कमी। वैश्वीकरण होने से कुशल श्रमिकों के रोजगार में क्या होगा, कमी होगा। रोजगार में वृद्धि। तो बिहार में वैश्वीकरण होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन होगा, जिससे कुशल श्रमिकों के रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा। इन्हें कृषि की अपेक्षाएं। वैश्वीकरण एवं बिहार को कृषि की अपेक्षाएं हैं, माने बहुत कमी है। सकारात्मक है खाद्य संकट की समाप्ति। वैश्वीकरण से बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के स्थिति में खाद्यान्न संकट की समाप्ति होगा। विदेशी पूंजी का निवेश। वैश्वीकरण होने से बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन होगा, जिससे विदेशी पूंजी का निवेश होगा। अगला इधर है तीसरा पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खुल जाने से बिहार के घरेलू उद्योगों का धंधा नष्ट हो जाएगा। ये आपकी इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।